सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार चैनल में हार्दिक स्वागत। साथियों, हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 के बारे में। उसके पद कितने हैं, उसके लिए योग्यता क्या चाहिए, आप फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं, उसका सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, शुल्क इसमें क्या लगेगा, OTR कैसे होगा, सारी प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है साथियों, वीडियो कुछ लंबा अवश्य बनेगा। यदि आप पूरी जानकारी चाह रहे हैं, मिस्टेक्स नहीं करना चाह रहे हैं, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। और एक विशेष निवेदन ये भी करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड किए जाएं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथियों, सीधा हम लोग उस विज्ञप्ति पे चलते हैं। ये विज्ञप्ति राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 10/7/2023 को निकाली गई है। इसमें इन लोगों ने क्या लिखा है देखिए, कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सीधी भर्ती 2023। ये काफी लंबे समय के बाद वैकेंसी निकली है। इसमें हम लोग आगे चर्चा करते हैं। देखिए, कृषि विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान कृषि अधिनियम सेवा नियम 1978 संशोधित राजस्थान अनुच्छेद नियम इतने इतने के तहत 2014 अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर निर्धारित जो शैक्षणिक योग्यता रखते हैं उनके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कुल है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन TSP के लिए इसमें 385 पद हैं नॉन TSP, ठीक है। और TSP क्षेत्र के लिए 45, कुल 430 पोस्ट है। 413 आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से इसका आवेदन भरना होगा। ऑफलाइन किसी प्रकार से आवेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। साथ ही इसमें जो भी मोटा मोटी बातें होंगी वो मैं आपको इसमें डिस्कस करूंगा। आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को बोर्ड की पोर्टल या SSO के माध्यम से आप लोगों को आवेदन करना होगा। इसमें आपको देखिए, सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना जरूरी है। RPSC या RSSMB बोर्ड के द्वारा जो भी अब भर्तियां निकाली जा रही है उनके लिए OTR होना जरूरी है। OTR करने के लिए काफी लोगों को समस्या होती है। हमारे चैनल पे हम लोगों ने OTR से संबंधित 5-7 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। यदि आपको OTR करने से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक डाल दूंगा। यदि आपका OTR आप प्रारंभ से कर रहे हैं तो कैसे कैसे आपको सावधानी रखनी है और कैसे करना है। यदि OTR आपने पहले कर रखा है और उसमें मिस्टेक कर रखी है तो उसको सुधार किस प्रकार से करेंगे। यदि आपका जन आधार और आधार कार्ड दोनों में मिस्टेक है और आप OTR करना चाह रहे हैं तो मार्कशीट से आप किस प्रकार से कर पाएंगे। यदि आप पूर्व में गलत OTR से आवेदन कर चुके हैं तो क्या उसमें संशोधन का अवसर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ये सारे कंफ्यूजन आप लोगों को दूर करने के लिए हम लोगों के वीडियोस हमने जो बना रखे हैं, प्रत्येक पे विस्तार से चर्चा कर रखी है, उसको आप जरूर देखिएगा। चलिए, OTR की प्रोसेस आपको SSO के माध्यम से करनी होगी। अब है वो गवर्नमेंट ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार ही शुल्क लिया जाएगा। आप जितनी भी भर्तियां निकलती है बोर्ड के द्वारा या RPSC के द्वारा, यदि आपने एक बार OTR का चार्ज प्रोवाइड कर दिया है, गवर्नमेंट को पे कर दिया है, तो आपको बार बार आवेदन फॉर्म भरते समय शुल्क नहीं देना होगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज जनरल के लिए 600 रुपए, OBC SC ST के लिए 400 रुपए इन्होंने शुल्क निर्धारित किया हुआ है। वो आप OTR पहले आपने OTR कर रखा था और शुल्क नहीं लिया था पहले, तो अब आपको केवल शुल्क अदा करना है और आप आगे फॉर्म भर पाएंगे। यदि आपका OTR कंप्लीट नहीं है तो आगे आपका फॉर्म नहीं खुलेगा, ठीक है साथियों। तो OTR में एक बार फीस दे दी, आप कितने भी फॉर्म जिसमें आप शैक्षणिक योग्यता रखते हैं वो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। केवल आपको 2 मिनट का लगता है टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लगता है OTR का, यदि आपका कंप्लीट है तो, ठीक है। इसमें इन लोगों ने OTR से संबंधित यदि आपको कहीं कोई समस्या आती हो तो हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, वहां जाकर के आप बात भी कर सकते हैं। एक बार ये पंजीयन शुल्क इन लोगों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित कर रखा है। इसमें सामान्य कैटेगरी और OBC जो क्रिमिलियर कैटेगरीज हैं उनके लिए 600 रुपए निर्धारित हैं। बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 400 रुपए हैं और समस्त जो दिव्यांग अभ्यर्थी उन सभी के लिए भी 400 रुपए है। और जिनकी आय सालाना 2.5 लाख से कम है उनके लिए भी 400 रुपए का शुल्क रहेगा। लेकिन यदि आपकी 2.5 लाख से कम आप आय शो करते हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है साथियों। देखिए, अब OTR से संबंधित अपन बात कर चुके हैं। ये इनके पदों की आरक्षण की व्यवस्था दे रखी है। जनरल के कितने, OBC SC ST के कितने पद है वो डिवाइडेशन कर रखा है इन लोगों ने। ये TSP क्षेत्र के लिए है। अब देखिए, गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र ये दो क्या चीजें हैं। गैर अनुसूचित होता है नॉन TSP एरिया, जो सामान्य क्षेत्र है वो गैर अनुसूचित है। अनुसूचित उनको बोलते हैं जो TSP क्षेत्र है उनके लिए। अब यहाँ गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं। TSP क्षेत्र के जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो नॉन TSP के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन
जो नॉन टीएसपी के अभ्यर्थी हैं वो टीएसपी क्षेत्र के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, ये इन्होंने आगे स्पष्ट लिखा है। ठीक है साथियों, आगे इसमें महिला भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण वगैरह व्यवस्था रहेगी। अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी एससी एसटी जो भी कैटेगरी है उनको आरक्षण की राजस्थान सरकार के नियमानुसार आरक्षण दे होगा। जो अदर स्टेट से इसमें आवेदन करेंगे वो सामान्य कैटेगरी के माने जाएंगे। और देखिए ये इन्होंने क्या लिखा है, कार्मिक क विभाग की अधिसूचना दिनांक 17/1/13 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजातियों में के पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दिशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों के पश्चातवर्ती 3 भर्ती वर्षों के लिए अग्रनित किया जाएगा। यानी यदि उस कैटेगरी के अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो उनको आगे की जो भर्तियां निकले उनमें लिखा जाएगा। राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भर लिया जाएगा। ये यहाँ एक देखिए, उपयुक्त महिला आवेदन उपलब्ध नहीं होने में पद के वर्ग के पुरुष आवेदन से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम वे आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अभी एक स्थिति आए और स्पष्ट कर दूं, महिला जो अभ्यर्थी हैं विवाहित हैं उनको अपने पिता के नाम से, पिता के निवास स्थान से और पिता की आय के आधार पर ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है तो वो ही वैलिड होगा। अन्यथा आप यदि पति के नाम से बनाते हैं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और यहाँ एक स्थिति ये भी है, आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व उस आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है। यदि उस आरक्षित वर्ग जैसे ओबीसी, एसबीसी, एमबीसी, एसटीसी, एससी, एसटी कैटेगरी का यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है पहले का बना हुआ तो आपको बनवा लेना चाहिए। और ओबीसी और एमबीसी के लिए यदि आपके आवेदन की अंतिम तिथि से 1 साल ज्यादा पुराना है तो आप उसमें सर्टिफिकेट वो शपथ पत्र देकर के 2 साल और बढ़ा सकते हैं, कुल 3 साल तक उसको बढ़ा सकते हैं। और यदि आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व तक आप नहीं बना पाते हैं तो उसके बाद बनाएंगे तो आपको उसके साथ एफिडेविट देना होगा। सारी चीजें इन लोगों ने दे रखा है इसमें आगे। ठीक है साथियों, आवेदन की अंतिम देखो, महिला अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग राज्य सरकार की सूचना क्रमांक इतना 19 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियां नॉन क्रीमी को 5% का आरक्षण दे है। इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या आरक्षण रहेगा उसके बारे में इन लोगों ने दे रखा है अच्छी तरह से। उत्कर्ष खिलाड़ियों के लिए भी बोनस का प्रावधान इसमें किया गया है। अब वेतनमान देखिए, इसमें है वो पे मैट्रिक लेवल 5 L5 के अनुसार वेतन निर्धारित किया जाएगा। आपको 2 साल के लिए प्रोबेशन में रखा जाएगा ट्रेनी के रूप में। ठीक है साथियों, यदि आप महंगाई भत्ता वगैरह उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। अब हम लोग चर्चा करते हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, कौन कौन व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से बीएससी, आपने यदि कृषि में बीएससी कर रखा है या बीएससी कृषि ऑनर्स उद्यानिकी में यदि कर रखा है आप लोगों ने तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी के अलावा जिनने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना अधीन कृषि संकाय से कर रखा हो, 12वीं कृषि संकाय से कर रखा है, वो भी इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ ही उन लोगों को देवनागरी लिपि यानी हिंदी का और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना अनिवार्य है। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो फाइनल ईयर में है वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही है कि जब देखो इन्होंने आगे लिखा है फाइनल ईयर वाला क्या होगा, उल्लेखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता आवश्यकता है। सीधी भर्ती के लिए कृषि परीक्षक पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उससे उपयुक्त एजेंसी क्या होगा, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाना है, वहां साक्षात्कार से पहले। इसमें साक्षात्कार नहीं है, लिखित परीक्षा की जो डेट है उस डेट तक आप लोगों की शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट हो जानी जरूरी है। अब देखिए इसमें आगे इन लोगों ने लिखा है शैक्षणिक योग्यता का अन्य योग्यता क्या, आपका स्वास्थ्य है वो ठीक होना चाहिए, आपका चरित्र है वो सही होना चाहिए, आपकी राष्ट्रीयता भारत, नेपाल, भूटान जहां कहीं के आप रहने वाले हैं वो यहाँ कंपल्सरी है। आवेदन आयु क्या होनी चाहिए, 1 जनवरी 2024 को आपकी न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल होना
चाहिए। यदि आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो आरक्षित कैटेगरी के नियमानुसार 5 साल की छूट है। और इसमें इन लोगों ने पिछले 4 सालों से विज्ञप्ति नहीं आई, इसलिए एक और नीचे लाइन लिखी हुई है, द पर्सन हु वाज विद इन द एज लिमिट 31/12/2020 shall be demanded to be within age of limit 31/12/2024, यानी 4 साल की और छूट मिल जाएगी। यानी इसमें 44 साल कितना हो गया, ये 2020 के बाद वैकेंसी नहीं आई है, इसलिए 4 साल की वो छूट दी जाएगी, तो 44। और यदि आप आरक्षित कैटेगरी से हैं तो 5 साल और, यानी यदि आप 40 आरक्षित कैटेगरी से हैं और 49 ईयर आपकी उम्र है तो भी आप इसमें लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। उच्चतम आयु में छूट किस किस को रहेगी कैटेगरी वाइज देखो इन्होंने लिख रखा है। राजस्थान का मूल निवासी है और इन कैटेगरी से हैं तो 5 वर्ष की छूट है। महिलाओं के लिए इसकी 10 वर्ष की छूट है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए और जो भी हैं उनके अलग अलग छूट का प्रावधान कर रखा है। एनसीसी कैंडिडेट के लिए भी कितना छूट है, सारी कुछ इसमें स्पष्टतः लिखा गया है। पेंशन आप लोगों को नए नियुक्त होने वाले कर्मचारी नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा दी पेंशन योजना लागू होगी। अभी ओल्ड पेंशन योजना चल रही है। विवाह पंजीयन, ये देखिए शासन के परिपत्र क्रमांक इतना के दिनांक 22/5/2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप विवाहित हैं तो आपको विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र बनवाना होगा। यह शुल्क आपको शुल्क केवल OTR का देना है। ठीक है साथियों, पंजीयन शुल्क मित्र या CSC आप खुद भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। आप लोगों को 15/7 से 13/8 आवेदन है वो 15 जुलाई से स्टार्ट होने हैं और 13 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा जाना है। तो आप इस तिथि के दौरान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि है महापरीक्षा संभावित दिनांक 21 अक्टूबर 2023 है। 21 अक्टूबर 2023 को इसका ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी मोड में होगा आवेदन परीक्षा करवाई जाएगी। प्रवेश पत्र आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि आप पहले से किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आप लोगों को NOC लेनी होगी। नियुक्ति के लिए अयोग्यताएं ये इसमें दे रखा है इन लोगों ने। यदि आप 2 से ज्यादा पत्नी रखते हैं या 2 से ज्यादा संतान हैं वगैरह, इसमें जो भी इन लोगों ने क्राइटेरिया तय कर रखे हैं वो RPSC या बोर्ड से आप डिबार्ड घोषित नहीं हो रखे हो। आवेदन आपको कैसे करना है इसकी प्रोसेस दे रखी है। आवेदन करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के लिए हम लोगों ने वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। जब भी आवेदन फॉर्म स्टार्ट होगा उस समय हम लोग इसका फॉर्म किस प्रकार से आप भरेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लोग अपलोड कर देंगे। आप लोग वहां से जाकर के फॉर्म भर पाएंगे आराम से। ठीक है साथियों, ये सारा था इसके बारे में। अब आवेदन फॉर्म में फोटो की साइज क्या रहेगी, कैसे आपको फोटो सेट करना है, आप फोन के माध्यम से भी घर बैठे फॉर्म कैसे भर सकते हैं, सारी प्रोसेस हम लोग उस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है साथियों, तो ये था इसके बारे में मोटा मोटी जानकारी। अब इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस के लिए हम लोगों ने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसमें जाकर के विस्तार से देख सकते हैं। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के लिए आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक है साथियों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।